हेलो एवरीवन। तो इस वाले वीडियो में हम 2019 के पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 55 तक कवर करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम पीछे की वीडियोस में कवर कर चुके, तो किसी को उसमें कहीं पे दिक्कत आ रही है तो पीछे देखेंगे। ठीक है, तो ये वाली वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। सो लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 51। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास एक लिमिट का क्वेश्चन है। हमें कोई फंक्शन दे रखा है लाइक n माइनस एन बाई ई 1 + 1/n रेज टू द पावर n। ये एक फंक्शन दे रखा है, इसकी लिमिट निकालनी है एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। सो थिंग इज, जो भी हमारे पास मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये मतलब एक जनरल तरीका, और वी कैन से हाँ, मतलब कोई मैथ्स का क्वेश्चन है तो उसको सोल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका नहीं होता है। मतलब होता भी है, नहीं भी होता है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि सेम क्वेश्चन को कोई एक बंदा सोल्व करेगा अलग मेथड से, सेम क्वेश्चन को दूसरा बंदा सोल्व करेगा अलग मेथड से, सेम क्वेश्चन को तीसरा बंदा सोल्व करेगा एक और अलग मेथड से। ठीक है, तो मेरे को इस वाले क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशन मिले थे। ठीक है, उन तीनों में से जो मेरे को सबसे सिंपल फॉर्म लगा या फिर जो सबसे छोटा लगा, मैंने वो वाला सॉल्यूशन में बताया। इसका सबसे स्टैंडर्ड जो तरीका होता है वो तो वही है कि हम इसको फॉर्म देखेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, कौन सी फॉर्म में जनरेट कर रहा था, उसके बाद उसका जनरल तरीका होता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। जैसे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो पहली टर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है। तो जब भी हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनती है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं 0/0 फॉर्म में। ठीक है, या फिर समथिंग लाइक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में। तो अगर इसको हम जनरल फॉर्म में सोल्व करना चाहेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, n को कॉमन निकालेंगे, उसके बाद उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। समथिंग लाइक ऊपर वाली टर्म बचेगी 1 + 1/e इंटू 1 + 1/n रेज टू द पावर n। ठीक है, ये बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे 1/n से, उससे हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या फिर 0/0 कौन सा, हाँ 0/0 बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम सोल्व करेंगे एलोपिटल लगा के। अब थिंग इज, अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में नहीं करना चाह रहा तो मैं इसको कुछ और तरीके से सोल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी हो रहा था। तो अब यहाँ पे देखो, इस पूरे क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे एक टर्म लिख रखी है 1 + 1/n रेज टू द पावर n। ठीक है, तो हमारे पास एक जनरल एक्सपेंशन होती थी 1 + x रेज टू द पावर 1/x के लिए, तो मैंने बस वो यूज की है। तो देखते हो एक्सपेंशन क्या थी और उसको हमने कैसे यूज किया। सो ओके, यहाँ पे हमारे पास मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है कि लिमिट फाइंड आउट करो जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, n माइनस एन बाई ई मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1/n रेज टू द पावर n। अब मैंने ब्रैकेट वाली टर्म को ले लिया 1 + 1/n रेज टू द पावर n, इसको इस वाली टर्म से कंपेयर किया 1 + x रेज टू द पावर 1/x। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1/n। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन होता है e इंटू 1 - x/2 + 11/24 x² एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ ऐसा टर्म होता है। एक तो जितने भी हमारे पास जनरल एक्सपेंशन है उनकी तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 टर्म याद रखनी होती है। जैसे इस वाले में मैंने 3 याद रख रखी है, इनसे काम बन गया। ठीक है, तो जितने भी 10 से 12 एक्सपेंशन होंगे जिनको तुम्हें पक्का याद करना है, उनको याद करने से मतलब ऐसा होता है कि वो याद नहीं होंगे तो तुम्हें काफी क्वेश्चन होंगे भी नहीं, काफी को बहुत बड़े तरीके से तुम सोल्व कर पाओगे। लेकिन अगर एक्सपेंशन याद है तो उनका डायरेक्ट यूज होता है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने किया, और बहुत सिंपल वे में सोल्व हो गया। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे तो एक्स की जगह पे 1/n को रिप्लेस करेंगे, तो इस वाली टर्म का एक्सपेंशन हो गया e इंटू 1 - 1/x इंटू 2 प्लस 11/24 डिवाइड में ही होगा n²। ठीक है, x की जगह पे n है यहाँ पे, 1/n सॉरी, सोन। ठीक है, तो मैंने इस एक्सपेंशन का यूज किया, तो ये बन गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n माइनस एन बाई ई इंटू ये वाली टर्म यहाँ पे x की जगह पे रिप्लेस किया 1/n को। ठीक है, वापस देखेंगे, x की जगह पे रिप्लेस किया 1/n को। ठीक है, तो जैसे इसको रिप्लेस करते हैं तो x की जगह पे 1/n आ गया, तो 1/2n प्लस 11/24 n² एंड सो ऑन। ओके, उसके बाद जो e वाली टर्म थी उसको मैं अंदर लेके गया, तो इस e से ये वाला e कैंसिल हो गया। ओके, अगले टर्म में आते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, जो n यहाँ पे फैक्टर था मल्टीप्लाई में, इसको अंदर लेके गए और ब्रैकेट को हटा दिया। तो जैसे इसको अंदर लेके गए तो देखो, एक तो नेगेटिव साइन था, उसको भी ध्यान से देखना है। तो क्या बना, n माइनस एन, ये n इंटू 1, अब माइनस माइनस प्लस इंटू 1/2n इंटू n, तो n/2n माइनस 1 11/24 n/n² एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके बाद मैंने लिखा भी नहीं। अब यहाँ पे हम कैसे कंक्लूड करेंगे या फिर क्या करेंगे, जिसने भी जनरल फॉर्म से मतलब एक्सपेंशन से जिसने भी कभी कोई किसी चीजें की होंगी तो उसमें था कि हमारे पास आगे वाली टर्म समहाउ जीरो बन जाती थी। ठीक है, एक्सपेंशन से यूज करने का फायदा यही होता था कि हमारे पास कुछ टर्म्स जीरो बन जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हुआ होगा। तो यहाँ पे कैसे हुआ कि ये वाला एन से ये वाला एन कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, जीरो प्लस ये वाला एन से डिनोमिनेटर में एन था, ये कैंसिल हो गया, तो 1/2। ओके, माइनस 11/24, एन से एक एन कैंसिल हुआ तो नीचे एक एन बच गया, एंड सोन। आगे वाली टर्म में देखो, हमेशा एन की पावर 2 से बड़ी होंगी, ऊपर तो हमेशा एन की पावर 1 ही होगा, तो नीचे वाली टर्म हमेशा एन को रखेगी।
ठीक है, तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में n बच रहा है और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो वो सारी टर्म तो जीरो हो गई। तो इस वाली टर्म से 11/24 वाली टर्म से लेके आगे की सारी टर्म जीरो हो गई। लिमिट का यूज किया तो फाइनल आंसर आ गया 1/2, 1/2। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर तुम्हें एक्सपेंशन ये वाली पता था तो तुम इसको बहुत जल्दी कर दोगे। अगर नहीं पता था तो इसको 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे, तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो तुम उस तरीके से भी इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर एक्सपेंशन याद है तो उससे इस फॉर्म में हो जाता है। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 में हमें यहाँ पे कुछ भी लिख रखा है, मैं फंक्शन के ऊपर बात कर रहा हूँ सीधा। ठीक है, तो हमें कोई फंक्शन था डिफाइन कर रखा था, उसका सफिक्स दे रखा था f(2nx), दैट मीन्स इवन वाला x। ठीक है, फंक्शन को जब इवन के लिए डिफाइन कर रहे थे तो वो कुछ ऐसे डिफाइन हो रहा था, sin x/x उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। और ओड के लिए डिफाइन हो रहा था sin x/x उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, फिर हमें पूछा देन लिमिट x टेंडिंग टू 0, कि x 0 पे अप्रोच कर रहा है, समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to 100 f k x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, इसको ये रन करवा रहा है, इसका सफिक्स चेंज कर रहा है 1 से लेके 100 तक। तो 1 से लेके 100 के बीच में पहले 1 होगा, तो f1x प्लस f2x प्लस f3x एंड सो ऑन f100x। तो ये समझ में आया, यहाँ पे हमारे पास 100 टर्म्स है। ठीक है, अब ऊपर उसने फंक्शन डिफाइन कर रहा है कि फंक्शन अगर इवन होगा, मतलब इवन वाला फंक्शन है, तो डिफाइन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ sin x/x, और ओड के लिए है cos x, सॉरी sin x/x उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पे। तो हमारे पास देखो, पहला ओड इवन, ओड इवन, ओड इवन एंड सो ऑन। 100 टर्म थी, 100 टर्म्स है, तो उनके पेयर कितने बन गए, 50 पेयर बन गए। अब पेयर के ऊपर बात करते हो, तो अगर मैं पहला पेयर लेता हूं तो वो बनेगा sin x/x। दूसरा पेयर लेंगे sin x/x, उसका फ्रैक्शनल पार्ट था एक में था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो यहाँ पे देखो, बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू द रियल नंबर y। ओके, तो अगर हम दो दो का पेयर बनाते हैं तो हमारे पास उनका रिजल्ट क्या आएगा, sin x/x। फिर अगले दो टर्म वाला लेंगे तो sin x/x एंड सो ऑन। तो 100 थे, दो दो के पेयर बनाए, तो कितने पेयर बन गए, 50। तो 50 इंटू साइन x/x। यहाँ से समझ में आया, सोल्यूशन के ऊपर आते हैं अगर ऐसे समझ नहीं आया तो। बाकी देखो, सोल्व करने की नीड ही नहीं थी, डायरेक्ट हो रहा था ये तो। ठीक है, तो मैंने पहले इसको एक्सपेंड किया कुछ ऐसे से, उसके बाद दो दो के पेयर बनाए, तो जैसे कोई भी पेयर लिया तो साइन x/x हो गया। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इनका जैसे सम लेते हैं तो इंटीजर बन जाता है, और वी कैन से दैट रियल नंबर बन जाता है, इंटीजर तो नहीं बनेगा, वो रियल नंबर बन जाएगा। सो साइन x/x। ठीक है, ऐसे हमारे पास 50 पेयर हो गए। ओके, तो इनको सम कर रहे थे, तो 50 इंटू साइन x/x। अब जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होता था तो साइन x/x क्या होता था, 1। ओके, सो दिस विल बी 50। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना बड़ा सा लिख रखा था, कुछ बच्चे तो ये छोड़ देंगे कि ये क्या है यार, ये नहीं होगा। देखो इसमें कुछ करना ही नहीं था, मतलब पेन पेपर नहीं उठाते हो तो भी हो जाता है। बस पेयर देखने थे, यहाँ दो दो पेयर बनाएंगे, दो दो के तो 50 पेयर बनेंगे, सबकी वैल्यू साइन x/x होगी। तो 50 इंटू साइन x/x, लिमिट लगाएंगे तो 150। तो सोल्व करना ही नहीं था, और कितने नंबर का था, 2 नंबर का। तो पेपर में काफी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, बस बेसिक अप्रोच देखनी है कि हाँ क्या है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, मतलब चीजों को कितनी जल्दी ग्रैब कर पाते हो, और कितनी जल्दी तुम मतलब क्वेश्चन को देख के समझ पा रहे हो कि हाँ बिना लिखे भी इसको कर सकते हैं। लिखना जरूरी नहीं है, लिख के भी आंसर आएगा, बिना लिखे भी आ जाएगा इसमें तो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, आई गेस समझ में आया होगा ये वाला तो। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास वॉल्यूम पे है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहना चाह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो फर्स्ट फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होता है। तो अगर हमारे पास दो वेरिएबल होते थे और वीकेंड से दो एक्सिस होता था, तो उस फॉर्म में क्या होता था, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो हमारे पास देखो चार क्वाड्रेंट बन जाते थे, 1 2 3 4। अब अगर मेरे पास तीन वेरिएबल है और वीकेंड से तीन एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, उस केस में क्या होगा, एक एक्स एक वाई और इनसे ऊपर एक जेड। तो इस केस में हमारे पास एक 3D इमेज बन गई। ठीक है, 3D को अगर हम कट करेंगे तो उसके 8 पीस बनेंगे। तो उनमें से बोलना चाह रहे कि जो फर्स्ट ऑक्टेंट बनेगा उसमें इसका एरिया और वीकेंड से वॉल्यूम क्या होगा। अब कौन सा वॉल्यूम, तो सबसे पहली चीज तो एक्स वाई और जेड तीनों पॉजिटिव होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन इसने ये दे रखी है। मतलब देखो, इसके लिए अगर तुम इमेज बना पा रहे हो और वीकेंड से जो ग्राफ बनेगा या फिर जो भी बनेगा, अगर वो बना पाए तो ठीक है, नहीं बना पाए तो उसके बिना भी हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होता है क्या होता है। तो तुम्हें बस लिमिट देखनी होती है, तो सबसे पहले इसने लिमिट दी कि सब चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, जीरो भी हो सकती है। उसके बाद बोला कि एक सिलेंडर था x² + y² = 4 एंड द प्लेन दिस। ओके,
तो ये एक सर्कल की इमेज है और वी कैन से सर्कल की इक्वेशन लिख रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। उसके बाद इसने एक प्लेन दिया जेड इक्वल टू 2 एंड एक और प्लेन दिया और वी कैन से एक लाइन दी वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले कि मैं मतलब समझा देता हूँ पहले, ग्राफिकल फॉर्म में समझा देता हूँ। अगर ग्राफिकल आ गया तो बेस्ट है, नहीं आया तो उसके बिना भी डायरेक्ट हो जाता है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे हुआ। तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो पहले इसका रफ ग्राफ देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसने क्या बोला कि सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। तो अगर मैं इसको अपर वाला पार्ट ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट है बस मेरे पास, इधर इधर वाला ये पॉजिटिव वाला ले लिया मैंने। उसके बाद इसने बोला कि उसमें देखो सर्कल ड्रॉ करना पहले, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अगर मेरे पास ये एक्स था ये वाई था तो एक सर्कल हो गया, सबसे पहली बात। उसके बाद इसने बोला एक प्लेन जेड इक्वल टू 2। तो अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो मैं पेज उठा लेता हूँ। देखो ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है, ये एक पेज है, इसको मैं मान लेता हूँ कि एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है। उसके बाद इसने बोला कि जेड इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो जो हमारे पास सर्कल होगा वो इस प्लेन के ऊपर होगा कहीं पे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली बात जो सर्कल था। उसके बाद इसने बोला जेड इक्वल टू 2। तो जेड एक्सिस कैसे रहा होगा यहाँ पे, लेट मी गेट माय पेन। तो अगर मेरे पास ये प्लेन था एक्स वाई प्लेन, उसके ऊपर अगर मेरे को जेड एक्सिस देखना है तो जेड एक्सिस उस यहाँ पे ऐसे रहा होगा इस प्लेन के ऊपर। फिर इसने बोला कि मेरे को इस प्लेन के ऊपर एक और प्लेन बनाना है जेड इक्वल टू 2। तो अगर जेड की वैल्यू 2 मैं यहाँ पे लेता हूँ तो समथिंग जो प्लेन बनेगा दूसरा प्लेन वो कुछ ऐसे प्लेन बन गया। तो हमारे पास एक ये बन गया, मतलब रेलवे ट्रैक होता है ना, उससे कंपेयर करो, ये रेलवे ट्रैक बन गया। जो एक रेल हो गई वो हो गया एक प्लेन, दूसरे वाली दूसरा प्लेन। तो दिस इज जेड इक्वल टू 2 एंड दिस इज एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब एक्स वाई प्लेन के ऊपर हमारे पास क्या है, सर्कल है। अब इस सर्कल से एक प्लेन हो गया, एक सिलेंडर बना रहे हैं हम यहाँ पे, कैसे बना रहे हैं। उसके बाद इसने दिया कि y प्लस जेड इक्वल टू 4। ओके, तो अब देखो ये एक्स वाई था, ये हमारे पास जेड था। ठीक है, कंपेयर करके देखते हैं, ये एक्स वाई ये जेड हो गया। तो अगर मेरे पास वाई एक्सिस इधर था तो एक जेड इधर था, तो एक बेसिकली देखो 3D में इमेज बनेगी, मैं ऐसे बना भी नहीं पा रहा। यहाँ पे एक और प्लेन है और यहाँ पे वाई है, अगर ये वाली लाइन, तो ये प्लेन और ये लाइन, यहाँ पे एक्स था, जेड था सॉरी, तो कुछ ऐसे मतलब बहुत ही टिल्टेड टाइप लाइन बनेगी, बहुत अजीब सा ग्राफ बनेगा। तो अगर 3D में थोड़ा बहुत विजुलाइज हो पाया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो डायरेक्ट करके देखते हैं कैसे करना है। थोड़ा मैंने इसमें यहाँ पे ग्राफ पे बना के दिखा रखा है, इसको देख सकते हो। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम का तरीका होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो हमें क्या करना होता है, किसी ना किसी एक वेरिएबल को, 3 वेरिएबल है उनमें से किसी भी एक वेरिएबल को फिक्स रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात 3 में से किसी भी एक वेरिएबल को फिक्स रखना है। फिक्स कहने का मतलब उसकी लिमिट हमें पता होनी चाहिए। ओके, दूसरे वेरिएबल की लिमिट उसके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, और जो तीसरा बच गया उसकी उन दोनों के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, या फिर जो सेकंड था उसके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है। सबसे पहली बात तो इन सब की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्स की वैल्यू 4 से बाहर तो नहीं जाएगी, और वी कैन से 2 से बाहर नहीं जाएगी। यहाँ पे रेडियस 2 हो गई, तो रेडियस अगर 2 है तो एक्स की वैल्यू 2 से बाहर नहीं जाएगी, वाई की वैल्यू भी 2 से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करके देखता हूँ कि किसकी लिमिट कैसे लूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल था, यहाँ पे मैं एक्स और वाई के बारे में बता सकता हूँ कि लोअर लिमिट दोनों की 0 होगी, अपर लिमिट दोनों की 2 होगी। ठीक है, तो दोनों को तो फिक्स कर नहीं सकता क्योंकि इंटीग्रेशन यूज करना है मेरे को, तो एक की लिमिट को फिक्स रखेंगे, एक को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वाई स्क्र इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्र, सबसे पहली बात। और एक्स को अगर मैं फ्री करवा देता हूँ कि एक्स हो गया 0 से लेके 2 तक। पहले लिमिट समझ में आई होगी, 0 से लेके 2 तक पहली लिमिट होगी। वाई की लिमिट इसके ऊपर डिपेंड करेगी, कहां से कहां तक, वाई गोइंग फ्रॉम 0 से लेके अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्र, इस वाले इक्वेशन से। ठीक है, तो एक्स और वाई की लिमिट हमने देख ली, अब जेड के ऊपर आते हैं। तो इसने बोला जेड इक्वल टू 2 से लेके वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे वाई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, अभी मैंने लिमिट देखा 0 से लेके अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्र। तो अगर मैं ये वाली लिमिट, इनमें अपर लिमिट कौन सी लू, लोअर लिमिट कौन सी लू, उसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर हमारे पास y की वैल्यू 0 होगी, अगर y की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में ये वाली टर्म बन जाएगी z इक्वल टू 4। ठीक है, ये तो फिक्स है z इक्वल टू 2। तो अगर इसको, अगर मैं लोअर लिमिट ले लेता हूं और इसको अपर लेता हूं, तो इसका मतलब हो गया कि हम लिमिट ले रहे हैं z की 4 से लेके 2 की साइड में। वो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पे लोअर लिमिट होगी z इक्वल टू 2 एंड अपर लिमिट हो गई 4 माइनस वाई। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे 3 लिमिट समझाए, आई गेस समझ में आया होगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ
कि हमें किसी भी एक वेरिएबल के लिमिट को फिक्स करना होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक रन करेगी, उससे अगले वेरिएबल को उसके ऊपर डिपेंड करवाना होता है और तीसरे वेरिएबल को उसके ऊपर डिपेंड करवाना होता है। ठीक है, ये मेथडोलॉजी होती है, इसी को अप्लाई करना होता है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं बिना ग्राफ बनाए। तो अगर मेरे पास ग्राफ नहीं भी था, जो मैंने अभी समझाने का ट्राई भी किया, समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, मतलब इतना कोई वो इश्यू नहीं होता है। 3D वाले केस में नहीं समझ आता तो नहीं आता, कोई बड़ी बात है नहीं। और बिना उस इमेज को बनाए भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिमिट समझाई कि तीनों वेरिएबल 0 से बड़े होंगे, ओके। उसके बाद एक्स और वाई के बारे में हमने देख लिया कि सर्कल था तो उनकी लिमिट मतलब उस सर्कल से बाहर तो जाएंगी नहीं, तो उनकी रेडियस 2 थी तो 2 से बाहर नहीं जा सकता, ओके। तो मैंने x को फिक्स किया, y को उसके ऊपर डिपेंड करवाया 0 से लेके √4 - x², ओके। उसके बाद हम z के ऊपर आए, तो z के ऊपर दो इक्वेशन दे रखी थी। तीसरी कंडीशन ये थी कि z > 0। तो इन दोनों केस में ही अगर मैं ये दोनों लिमिट देख रहा हूँ 4 - y और 2, इन दोनों केस में 0 से तो बड़ा है ही हमेशा ये, क्योंकि y की वैल्यू 2 से ऊपर नहीं जा सकती, यहाँ पे अभी देखा हमने, ठीक है। तो ये 0 से बड़ा तो हो नहीं पाएगा, तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो ये लिमिट होगी 4 - y, दिस थिंग। इसको इंटीग्रेट करेंगे इसके बाद, तो पहले डी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया हमने और वी कैन से dz के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो बन गया 4 - y, लोअर लिमिट -2, फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो इसको इंटीग्रेट किया बस। इसके बाद मैंने सॉल्यूशन में देख सकते हो इंटीग्रेशन लिख रखा है मैंने, ओके। इंटीग्रेशन करने के बाद जब हम x वाली लिमिट के ऊपर आते हैं और वी कैन से x के लिए इंटीग्रेट करते हैं, तो उस केस में फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसा बनता है 2 × √4 - x² -4 - x² डिवाइडेड बाई 2 dx। ये पूरे के साथ dx है, ठीक है। ये वाली सारी टर्म इंटीग्रेशन के अंदर है और इस सब के साथ dx है। अब यहाँ पे तुमने देखो, अगर इतना सब समझ में भी आ गया और इतना कर लिया, लेकिन अब तुम्हें ये वाला इंटीग्रेशन सोल्व नहीं करना है, इसका जनरल तरीका और वी कैन से जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो याद नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इंटीग्रेशन रूट में a² - x² अगर हमारे पास होता है, तो दिस थिंग विल बी इक्वल टू x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2, ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो इसका जैसे यूज करते हैं, तो मैंने बस इसको इंटीग्रेट करके लिख रखा है x/2 √4 - x² प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2, लिमिट वैल्यू 0 से लेके 2, और इस वाले का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया 1/2 4x - x³/3, लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेके 2, ठीक है। तो इसके ऊपर लिमिट पुट किया तो सब सोल्व होके आ गया 2 × 2 साइन इनवर्स 1 - 1/2 8 - 8/3, 8 - 8/3, ठीक है। इसको जैसे हमने सोल्व किया फिर फर्दर, देन वी विल बी गेटिंग 3.62, तो यही इसका वॉल्यूम था, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम का क्वेश्चन था। तो वॉल्यूम का बहुत इजी आता है। अगर तुमसे ग्राफ नहीं बन रहा तो तुम्हें लग रहा होगा ग्राफ नहीं बना तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ग्राफ नहीं भी बना तो कोई इश्यू नहीं है, बस ग्राफ बन गया तो थोड़ी विजुअलाइजेशन हो जाती है कि हाँ इमेज रही कैसी होगी। लेकिन अगर नहीं भी बन पाया तो कोई बात नहीं है, बस जो जो लिमिट दे रखी है उनको देखेंगे, उनको थोड़ा सा समझेंगे और लिमिटिंग वैल्यू में लिख देंगे, एक को फिक्स, दूसरे की उसके ऊपर, तीसरे की उसके ऊपर डिपेंडेंट करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था एक वॉल्यूम का क्वेश्चन। तो एक तो इंटीग्रल में अपने पास जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं उन सबको याद रखना है, क्योंकि कहीं पे भी यूज हो सकता है। मतलब अभी तुम्हें सब कुछ आ रहा हो, सारे कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट याद नहीं है कि इसको इंटीग्रेशन लिखूंगा कैसे, तो क्या करेंगे, तो बैठे रहो, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है अगर तुम्हें फंडामेंटल्स याद नहीं है, तो फंडामेंटल याद नहीं है तो पूरा इंटीग्रेशन करने का क्या फायदा। तुम करके फाइनल रिजल्ट पे आ गए, अब जहाँ पे लिमिट पुट करनी है वो वैल्यू हमें पता ही नहीं क्या होगी, तो कुछ नहीं कर सकते। सो फंडामेंटल्स सारे रिवाइज करेंगे। अभी 10 दिन ही बचे हैं, तो सारे फंडामेंटल्स तो सबको रिवाइज करने चाहिए। चलो अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। सो क्वेश्चन नंबर 54 तो बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे हमें दो कंडीशन दे रखी है, इफ AD - BC = 2 एंड PS - QR = 1, देन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस थिंग। तो अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स लिख रखी है 4/4 की। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 4/4 मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं। तो बहुत सिंपल होता है, जैसे 3x3 थी उसके रेस्पेक्ट में ही 4x4 को लिखेंगे। सबसे पहली बात, तो जब भी हम करते थे तो क्या लिखते थे, सबसे पहली टर्म इनटू ये वाली टर्म्स, मतलब बाकी उसके अलावा वो वाली रो और वो वाला कॉलम छोड़ के जितनी मैट्रिक्स बच गई उसको लिखते थे, उसके लिए सोल्व करते थे। जब हमारे पास 3x3 की थी तो वो डायरेक्ट सोल्व हो जाती थी, लेकिन अगर 4x4 की है तो उस केस में जैसे ही हम इस वाले एलिमेंट को लिखेंगे a मल्टीप्लाइड बाय इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, तो उसके बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स बच गई 3x3 की। सो बेसिकली जब हम a लिख रहे होंगे तो हमें इस वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखना होगा, ओके। उसके बाद अगली टर्म कैसे आएगी, जैसे 3x3 में था, पहली पॉजिटिव उससे अगली नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो इसी फॉर्मेट में चलेंगे। तो a इंटू इस वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट
ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स जो यहाँ पे बनेगी 10 से लेके S तक वाली, ठीक है। इसका डेटर्मिनेंट माइनस बी, उसके बाद ये वाला कॉलम और ये वाली रो हटा देंगे, उसके बाद एलिमेंट बच गए नो एलिमेंट, उनसे एक और मैट्रिक्स बनेगी 3x3 की, उसका डेटर्मिनेंट, ठीक है। अब अगली टर्म तो जीरो है तो उनका नीड होगा नहीं, ठीक है। तो हमें बस दो एलिमेंट्स लेने स्टार्टिंग वाले, ए उसके साथ एक मैट्रिक्स, माइनस बी उसके बाद दूसरी मैट्रिक्स, और इसको हम सोल्व करेंगे। सो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 54 ये रहा, तो ए मैट्रिक्स थी और वी कैन से एम मैट्रिक्स नाम दे रखा है मैंने। सो ए टाइम्स ये वाली मैट्रिक्स जो बच गई इसका डेटर्मिनेंट माइनस बी टाइम्स का मतलब ये वाली रो, ये वाला रो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा देंगे, उसके बाद जो मैट्रिक्स बच गई वो वाली मैट्रिक्स। अब देखो अब हमारे पास यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स बन गई। तो अगर तुम इसको फर्स्ट रो के अबाउट खोलना चाहते हो, इसको एक्सपेंड करना चाहते हो, तो देखो सबसे पहली टर्म लिखोगे फिर एक्सपेंड करोगे, दूसरी लिखोगे फिर एक्सपेंड करोगे, तीसरी लिखोगे फिर से एक्सपेंड करोगे। तो जब पता है ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो देखो एक तो सबसे पहली बात आईआईटी ऐसा क्वेश्चन सेट करके भेजता है कि वो बहुत सिंपल तरीके से सोल्व हो रहा होगा, ठीक है। मतलब देखो सबको, देखो जो प्रोफेसर सामने बैठा होगा उसको पता है बच्चे को आता होगा, हर एक को सब चीजें आती है, बस उनका ये है कि क्या ये बच्चा इसको बहुत जल्दी सोल्व कर पा रहा है विद एक्यूरेटली, ठीक है। तो अगर उन्होंने दिया ये वाला क्वेश्चन, तो अगर मैं करना चाह रहा हूँ, मैं एकदम प्रॉपर फॉर्मेट से चल रहा हूँ अपने तरीके से कि हाँ मैं ऐसे ऐसे सोल्व करूंगा, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा 10 इंटू ये वाला माइनस 2p इंटू बाकी टर्म्स प्लस q इंटू बाकी टर्म्स। अब एक और बच्चा है उसको भी डेटर्मिनेंट पता है, मुझे भी पता है, वो क्या कर रहा है, इसको पहली रो के अबाउट खोलेगा ही नहीं, वो सेकंड रो के अबाउट खोलेगा, ठीक है। तो जैसे वो देख रहे हैं कि सेकंड रो में हमारे पास दो एलिमेंट्स जीरो है, तो इसका मतलब बस एक एलिमेंट खोलेगा, उसके रेस्पेक्ट में हमें आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली वो टाइम बचा गया और उसका सही भी होगा, हो सकता है मैं जब 3 टर्म सोल्व कर रहा हूँ तो मेरा गलत भी हो सकता है, कहीं ना कहीं पे छोटी मिस्टेक हो सकती है, कहीं पे भी हो जाती है। लाइक पीछे एक दो सॉल्यूशन में छोटी छोटी मिस्टेक हो रखी है जो मैं कमेंट्स में लिखता जाता हूँ, कोई मतलब मेरे को बता देता है तो सर यहाँ पे ये रह गया तो मेंशन कर देता हूँ। तो हो जाता है ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। तो अगर किसी ने सिर्फ डी वाला पार्ट देखा कि हाँ यहाँ पे दो एलिमेंट्स जीरो हैं, तो वो इसके अबाउट खोलेगा। अब खोलने का तरीका क्या होगा, अब देखो अगर वो इसके अबाउट खोलना चाह रहे हैं तो अगर देखो सबसे पहले वही चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पूरी मैट्रिक्स में यही होता है। तो अगर वो सेकंड के अबाउट खोलना है तो सबसे पहली बात तो पॉजिटिव, सेकंड था तो नेगेटिव, तो माइनस टाइम्स ऑफ डी इनटू, अब वही तरीका है, वो वाली रो और वो वाला कॉलम हटा दो, उसके अलावा जो बच गया उसके रेस्पेक्ट में सोल्व करो। तो उसने ये वाली रो हटाई, ये वाला कॉलम हटाया, सो दिस विल बी गेटिंग 2p इंटू एस माइनस 2r इंटू क्यू, जो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो ये सोल्व होके आ गया a इंटू सेकेंड एलिमेंट था तो माइनस डी इंटू 2ps माइनस 2r क्यू, ये हमारे पास कुछ सोल्व होके आ गया माइनस बी। ऐसे ही इसको भी इसने सेकंड रो के अबाउट खोला, तो जैसे इसने इसको खोला तो ये हो गया माइनस सी इंटू 2ps माइनस 2r क्यू, ओके। उसके बाद इसने सोल्व किया इसको, तो ऊपर टर्म दे रखी थी ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 2 एंड पी एस माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। तो पी एस माइनस क्यू आर हमारे पास ये टर्म थी, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा था तो 2 हो गया, ये यहाँ पे भी 2 हो गया। इसको फिर मैंने सोल्व करता गया तो माइनस 2 AD प्लस 2 BC, ठीक है। माइनस 2 को हमने कॉमन निकाल लिया तो बच गया AD माइनस BC, AD माइनस BC, इसकी वैल्यू थी 2, ठीक है। इस वैल्यू को हमने यूज किया तो माइनस 2 इंटू 2 दैट इक्वल टू -4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का था जिसमें कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। लाइक देखो जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ, जैसे करके मैं पूरा एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, तो उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन अगर कोई जनरली वहां पे सोल्व कर रहा है तो उसको 1 मिनट लगेगा, कुछ नहीं करना, बस ये लिखना है ये लिखना है, उसके बाद ये देख के सीधा सोल्व करना है, हो गया -4। तो 2 नंबर का क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, बेसिक आइडिया होना चाहिए। कोई बस यहाँ पे वो सेम बात थी कि किसी को ये पता था एक्सपेंड कैसे हो रहा है, किसी को यही नहीं पता कि हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, 4x4 के छोड़ दूंगा मैं, मेरे से तो होना ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बेसिक था कि अगर 4x4 है तो हम उसको कुछ इस फॉर्म में सोल्व करते थे, ओके। इसके बाद हमारे पास ये मेथड था, इससे अप्लाई करेंगे कि अगर हम इसके अबाउट खोलते हैं तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है, इसके अबाउट करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2 चीजें लगी, सबसे पहली तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, उसके बाद इसको छोटे तरीके से कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 था हमारे पास, आई गेस समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो इस क्वेश्चन में काफी लैंग्वेज लिख रखी है, तो सॉल्यूशन के ऊपर आ जाता हूँ, आई गेस वहाँ पे समझाना नहीं पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन सिंपल सा ही है, बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो इसको देखते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तुम पढ़ लेना, मैं इसको पूरा पढ़ूंगा नहीं, एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सिंपल सा है बेस थ्योरम पे। तो उसके ऊपर आते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 में हमें कुछ बोला था कि हमारे पास कोई हार्ट डिजीज था जिसको मैंने डी से डिनोट किया, फिर कुछ था टेस्टिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव को मैंने एच से डिनोट कर रखा है। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी दैट डिजीज होगा उसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.3। फिर इन्होंने बोला कि जिस बच्चे को या फिर जिस बंदे को डिजीज है उसको हार्ट, क्या था, क्या था ये, टेस्टिंग है। ठीक है, एच वहां पे देख लेना, एच का मतलब मैं टेस्टिंग कह रहा हूँ यहाँ पे, तो टेस्ट पॉजिटिव। ओके। सो इन्होंने बोला कि एक बंदा था उसके हार्ट डिजीज होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.3। ठीक है। अब जिसको हार्ट प्रॉब्लम है उसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8। ठीक है। तो अगर हार्ट डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 थी तो ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.7। उसके बाद इन्होंने बोला कि जिसको हार्ट डिजीज नहीं है उसको हाई टेस्टिंग होने का मतलब टेस्ट पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी है 0.1। ठीक है। फिर इन्होंने पूछा कि क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार, सॉरी। ठीक है। तो हमें बताना है, क्या बताना है, ओके, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड मेल फ्रॉम दिस पॉपुलेशन डज नॉट हैव हार्ट डिजीज गिवन दैट ही टेस्ट पॉजिटिव। तो उन्होंने बोला कि हमें एक पॉपुलेशन थी कुछ ऐसी जिसमें से 30 लोगों को बीमारी है, उन 30 जो बीमार लोग हैं उनमें से 30, सॉरी दोबारा बोल रहा हूँ, हमारे पास एक पॉपुलेशन थी जिसमें से 30% लोग बीमार हो रहे थे। ठीक है। अब इन बीमार लोगों में से 80% को हार्ट डिजीज, कौन सी प्रॉब्लम है यार, ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। 30 बीमार, इन बीमार में से 80 को टेस्ट पॉजिटिव। ओके। 30 बीमार तो 70% सही है, अब इन 70 में से 10% को टेस्ट पॉजिटिव। तो उन्होंने बोला कि इस पूरी पॉपुलेशन में से मैंने एक बंदा उठाया और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी कि ये बंदा बीमार नहीं था गिवन दैट इसका टेस्ट पॉजिटिव आया। ठीक है। तो वी कैन से रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछना चाह रहा है, दैट इज बेस थ्योरम। ओके। सो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो मैंने टर्म्स कुछ ऐसे डिफाइन की कि डिजीज था ये मैं एक्सप्लेन कर चुका। तो हमें ये वाली टर्म बतानी है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट डिजीज अकर नहीं किया था, पी डी बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव गिवन डी बार डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो बेस थ्योरम लगा रखा है, ऊपर वाली टर्म आगे की डिजीज बार नहीं था, मतलब डिजीज नहीं था, उस केस में हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये वाली डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसको हमने फाइंड आउट किया तो कुछ ऐसे हो गया। तो बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन समझना था बस। ठीक है। थोड़ा बड़ा सा लिख रखा था, उसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखा, तो कुछ ऐसे ऐसे करके मैंने लिखा, फिर उसको ऐसे सोल्व किया। तो बस रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ रखा था, बेस थ्योरम पे था, तो कुछ ऐसे एक्सपेंड किया और सोल्व हो गया। ठीक है। तो डिजीज के लिए, डिजीज नोट के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी 0.7, और टेस्टिंग पॉजिटिव जब डिजीज नहीं था तो उस केस में थी 0.1। तो 0.7 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.7 इंटू 0.1 प्लस 0.3 इंटू 0.8, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, ऊपर फेवरेबल केस वाली प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास आ गई 0.23। ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 55। इसमें भी कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सा था। ठीक है। तो अब देखो ये वाले सारे क्वेश्चन दो दो नंबर में आए हुए थे। अभी देखो इसमें क्या था, बेस थ्योरम कुछ भी नहीं करना था, सिंपल था, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेनी थी, प्रोबेबिलिटी लिखनी थी, अप्लाई कर दे देना था, हो गया। इससे ऊपर वाले पे आते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं था, एक्सपेंड करना आना चाहिए। ठीक है। 2 नंबर का था, 1 मिनट में क्वेश्चन हो रहा था। ठीक है। इससे ऊपर वाले में ये था कि हाँ जिसने वॉल्यूम पढ़ रखा वो डायरेक्टली कर देगा, और जिसको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है वो भी कर देगा। ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं था, ये भी 2 नंबर में था। उससे ऊपर वाला तो कुछ भी नहीं था। इसने सब कुछ दे ही रखा था, क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर तो दे ही रखा था ना कि ये टर्म्स क्या बन जाएंगी, गिवन था ऊपर, तो इसका यूज किया, ये लिमिट सबको पता होता है 1 होती है, 50 आंसर आ गया। इसमें भी कुछ नहीं था। अब इस वाले क्वेश्चन में तो वैसे ही कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 51 में तो वही था कि हाँ किसने कितना पढ़ रखा है, किसको कितनी चीजें याद है। कोई भी इसको किसी भी फॉर्म में सोल्व कर सकता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0/0, कुछ भी बना के इसको सोल्व कर दो। मेरे पास एक्सपेंशन थी तो मैंने इसका यूज किया, और मैंने इसका एक छोटा सा मेथड करके इसको छोटी सी 4-5 लाइन में सोल्व कर दिया। ठीक है। अभी यहाँ पे बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम खुद से करोगे तो तुम ये टर्म हटा दोगे जो मैंने यहाँ पे दोबारा से लिखी, तुम नहीं लिखोगे, एन वाली टर्म को बाहर निकाल के कुछ भी, मतलब बहुत जल्दी सोल्व कर लोगे। जैसे मैंने ये पूरी टर्म लिखी, तुम ये लिखोगे नहीं, तुम डायरेक्ट ये वाली टर्म लिखोगे, ये लाइन लिखोगे, ये लाइन लिखोगे, तो ये नहीं लिखोगे। तो बेसिकली तुम 2 ही लाइन में सोल्व कर दोगे अगर एक्सपेंशन पता है तो। मैं वीडियो बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं पूरा एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ। तो बहुत छोटा क्वेश्चन था और 2 नंबर का। ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन जो हमने अभी सोल्व किए तो बहुत सिंपल थे। तो हाइपर नहीं होना, स्ट्रेस आउट नहीं होना, पेपर इजी आता है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ओके। तो इस वाले वीडियो में हमने अभी कवर किए क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 55 तक। आज शाम को अगली वीडियो भी आएगी, उसमें हम करेंगे 56 से लेके 60 तक। ओके।
So